हेलो फ्रेंड्स, प्रेमांजलि यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। कोटा विश्वविद्यालय की तरफ से फाइनल लेसन के एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। बाहर से एग्जामिनर आएंगे। आपका 18 तारीख को फाइनल एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन है। सबसे बड़ी बात, आप आत्मविश्वास से आएँ, अपने लेसन प्लान को याद करके आएँ, कंटेंट को याद करके आएँ, तब अच्छे से मार्किंग हो पाएगी आपकी, अच्छा सा रिजल्ट रहेगा आपका। तो ये मैं संस्कृत की पाठ योजनाएं जो समझा रहा हूँ, हिंदी की बेसी बनेगी। और इसी तरीके से शिक्षण के उद्देश्य, विशिष्टीकरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, शिक्षण के उद्देश्य रहते हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, रुचियात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, उनका विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विषय का नाम लिख लें आप, जैसे संस्कृतम गद्यम, विधा कौन सी है, पद्य हो तो पद्य, व्याकरण हो तो व्याकरण, इस तरीके से आप लिख लें। और प्रकरण का नाम आप लिख लें षड्ऋतवः, जो भी आपका प्रकरण रहा है, चाहे मम विद्यालय चतुरः, काकः, है ना, चाहे अरावली पर्वतमाला पढ़ा रहे हो आप, चाहे हिंदी में कबीरदास के दोहे पढ़ा रहे हो, चाहे सुभाषितानी पढ़ा रहे हो, भारत भू वंदना पढ़ा रहे हो, प्रकरण का नाम लिख लें, अंडरलाइन कर दें और इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर दें। ठीक है, ये प्रकरण का नाम हमें कब लिखना है? उद्देश्य कथन के बाद लिखना है कि हम कहेंगे कि बच्चों आज हम षड्ऋतुओं के बारे में विशेष रूप से ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। आज हम अमुक अमुक प्रकरण के बारे में विशिष्ट ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके विषय वस्तु के बारे में। तो वो अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कोमा में लिख दें। सबसे बड़ी बात ये है कि आप विषय वस्तु को याद करके आएँ, पूरी पाठ योजना के स्टेप्स याद करके आएँ, उसके सोपान, शिक्षण बिंदु याद करके आएँ, अवबोधात्मक प्रश्न याद करें, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न याद करें, पुनरावृत्ति प्रश्न याद करें, ताकि एग्जामिनर के सामने, क्योंकि आप जो बना के लाओगे ना, वो आपका लेसन प्लान वाली जो डायरी है, लेसन प्लान वाली डायरी है, वो पीछे रखवा दी जाएगी और आपका प्रतिनिधित्व करेगी आपका लेसन प्लान की डायरी। पीछे से बैठे बैठे वो देखते रहेंगे और आप पढ़ाते रहेंगे। आत्मविश्वास से पढ़ाएं, सबसे बड़ी बात यही है। अट्रैक्टिव मॉडल बनाएं और मॉडल को आप कवर करके लाएं। अगर कोई भी आप मॉडल बना के ला रहे हो और मॉडल बना के आपने कवर नहीं किया, तो क्लास में बच्चे उसे देखते रहेंगे कि यार गुरुजी को पढ़ाने के बाद ये मॉडल तो मैं लेके जाऊंगा। हो सकता है बच्चे लड़ भी जाए, ठीक है ना। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक, आप उसे कवर करके लाएंगे अखबार में, है ना। शिक्षण के उद्देश्य आप देख लें कि शिक्षण के उद्देश्य कि मैं षड्ऋतवः या महात्मा गांधी जो भी प्रकरण में पढ़ाऊंगा, उसका मेरा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, अभिरुचियात्मक, अभिवृत्त्यात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य। इस तरीके से उद्देश्य होते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य भी आप लिख लें, यहाँ पर लिख लें कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण होगा उच्चारणम विषय वस्तुना ज्ञानम। उच्चारणम ये कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम, बच्चों में ये देखने को मिलेगा कि मैं जो भी प्रकरण पढ़ाऊंगा उस प्रकरण में जो शब्द आएंगे वृत्तनी की दृष्टि से बच्चे ठीक से पढ़ लें, शुद्ध उच्चारण कर लें। उच्चारण की दृष्टि से मैं उन्हें देखूंगा, उनमें त्रुटि संशोधन करवाऊंगा, अशुद्धि संशोधन करवा के उनका उच्चारण ठीक करवाऊंगा। विषय वस्तुना ज्ञानम, कंटेंट का ज्ञान मैं प्रदान करूंगा और बच्चों को मेरा उद्देश्य है कि ये सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य और इसका विशिष्टीकरण होगा श्रुत व अर्थग्रहणम और पठित व अर्थग्रहणम। पढ़ करके अर्थग्रहण करना और सुन करके अर्थग्रहण करना। देखो, शिक्षण जो उद्देश्य हैं वो पढ़ाने का, वो सबसे ये है कि बच्चे शिक्षण का उद्देश्य या विद्या शिक्षण का उद्देश्य, यहाँ हम देखते हैं कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती कहा गया है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है ना। और ये क्या होता है? स्पष्टम कथनम होता है, स्पष्ट कहना। गद्य विचार प्रदान होता है, कविता भाव प्रदान होती है। तो आप यहाँ विधा जो भी लिख दें। उसके अलावा देखो, पढ़ाने का मेन टारगेट ये है कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चे उनका सुन करके अर्थ ग्रहण करेंगे। यहाँ ग्रहणात्मक शक्ति का सबसे ज़्यादा यूज होता है कि आप पढ़ाएंगे और बच्चे सुन करके अर्थ को जानेंगे। और पठित व अर्थग्रहणम, पढ़ करके भी बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण मौखिक अभिव्यक्ति भी है और लिखित अभिव्यक्ति भी है। मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे बच्चे, अभिव्यक्ति करेंगे आपके पढ़ाने के बाद, और लिखित अभिव्यक्ति करेंगे आपके पढ़ाने के बाद। ये आपका उद्देश्य है। जिस तरीके से लिखित अभिव्यक्ति होती है ना, कि जिस तरीके से एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर आता है, फिर हम लिख के जवाब देते हैं, है ना। तो लिखित अभिव्यक्ति हो गया।
ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, साक्षात्कार होता है, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अभिरुच्यात्मक भाषा साहित्यम प्रति रुचि संपादनम, भाषा साहित्य के प्रति रुचि संपादन करने के लिए अभिरुच्यात्मक उद्देश्य का निर्माण किया जाता है कि बच्चों में जो हम पढ़ा रहे हैं तो उस साहित्य के बारे में बच्चे जानें, रुचि लें। जैसे रामायण पढ़ा रहे हैं तो महाभारत को पढ़ने की इच्छा हो, ठीक है ना। इस तरीके से गीता पढ़ने की इच्छा हो, इस तरीके से कई सारे ग्रंथों को पढ़ने की बच्चों में रुचि जागृत होगी, साहित्य के प्रति रुझान बढ़ेगा बच्चों का। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिवृत्ति का मतलब हैबिट कि सद्वृत्ति नाम विकास संपादनम, कि अच्छी वृत्तियों का, मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को उस विषय वस्तु से सकारात्मक अभिवृत्ति जागृत होगी, अच्छा सोचेंगे उसके बारे में, अच्छी आदतों का निर्माण होगा। कौशलात्मक उद्देश्य आता है। कौशलात्मक उद्देश्य का ये है कि क्या बोलते हैं कि श्रवण भाषण पठन लेखन जो अपने कौशल है उनका विकास संपादन के लिए कौशलात्मक उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ लिख ले आप चतुर्णा नाम कौशला नाम विकास संपादनम, चारों कौशल का विकास करने के लिए कौशलात्मक उद्देश्य होता है। चतुर्णा नाम कौशला नाम विकास संपादनम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकरण अपना जो भी रहेगा वो लिख दिया, और शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, अवबोधात्मकम, अभिव्यक्त्यात्मकम, अभिरुच्यात्मकम, अभिवृत्त्यात्मकम, कौशलात्मकम, ठीक है। और इनका विशिष्टीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लेसन प्लान को आगे बढ़ाते हैं, और लेसन प्लान को जब आगे बढ़ाते हैं तो अब आता है कि इसमें सहायक सामग्री आएगी कि क्या क्या आप साथ में लेके जाएंगे। सामान्य सहायक सामग्री, विशिष्ट सामग्री से मॉडल, प्रतिकृति, है ना, चार्ट वगैरह वो लिख दें आप। पूर्व ज्ञान आ जाएगा कि बच्चा इस प्रकरण के बारे में, मान लो कि पहले से लिखा हुआ है कि जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हो तो कि राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद के पढ़ा रहे हो तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बच्चों ने पहले सुन रखा है, थोड़ा सा ज्ञान है। भारत की मृदा पढ़ा रहे हो तो कि भारत की मृदा के बारे में बच्चे सामान्य से जानकारी रखते हैं, ऐसे, है ना, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं, है ना। अब आगे आप देखते हैं तो ये देखो, ये तो अपने उद्देश्य तो हो ही गए। और अवबोधात्मक उद्देश्य में अर्थ ग्रहण करने के प्रमुख दो कौशल है। एक तो बच्चे सुन करके अर्थ ग्रहण करेंगे, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेंगे, है ना। अभिव्यक्ति में, इस उद्देश्य में अभिव्यक्ति के दो कौशल आ गए, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। अब आगे चलते हैं, सहायक सामग्री आ गई जिसमें श्याम पट्टः, मार्जनी, शुद्धाखंडाः, संकेतिका, समस्त कक्षोपयोगी उपकरणानि, पाठ्यपुस्तकम, लपेट फलकम इत्यादि। और मम विद्यालय इति प्रकरण से संबंधित प्रतिरूपम, मॉडल, ठीक है। पूर्व ज्ञान कि बच्चे अमुक अमुक प्रकरण के बारे में पहले से जानते। छात्राः विद्यालय से विषय सामान्यतया जानन्ति। अब आ गया हमारी जब आप प्रस्तावना प्रश्न आएंगे, अब, है ना, प्रस्तावना प्रश्न आप 4-5 प्रस्तावना प्रश्न रख लें। समस्यात्मक प्रश्न 4-5 तक मेरे हिसाब से उचित है, पर्याप्त होते हैं। 4, 5 और 6 नंबर का आप समस्यात्मक प्रश्न कर लें और उद्देश्य कथन कर दें कि बच्चों आज हम षड ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों आज अमुक अमुक प्रकरण के बारे में विशेष रूप से ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना क्वेश्चन 4 या 5 रख लेना, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न हो गए। अब समस्यात्मक प्रश्न कई बार बच्चे जवाब दे भी देते हैं, कोई बच्चा होशियार है पढ़ने में, जीनियस है, तो बता देते हैं समस्यात्मक प्रश्न का आंसर भी। तो आप परेशान मत होना, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अति शोभनम, सुष्टु, ऐसे करके उसे उपविष्टु कह के बिठा दें। और उसके बाद आप उद्देश्य कथन करेंगे। उद्देश्य कथन में ये होगा कि बच्चों आज जैसे पर्यांशः छात्राः अद्य वयं मम विद्यालय से विशेष रूपेण ज्ञानार्जनम करिष्यामः, ऐसा कह के आप प्रकरण का नाम डाल दें। षड, जैसे मम विद्यालय तो मम विद्यालय जो भी हो, प्रकरण का नाम षड ऋतवा डाल दिया, इसे अंडरलाइन कर दिया और इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, ठीक। उद्देश्य कथन हो गया, पाठ का विकास हो जाएगा। जिस भी शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि है, अर्थबोध विधि है, जो भी है। अब मेन प्रेजेंटेशन आपका शुरू होता है प्रस्तुतिकरण से, है ना। तो प्रस्तुतिकरणम,
पाठस्य प्रस्तुतिकरणम, पाठ का प्रस्तुतिकरण, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि कई सारे कॉलम हैं, जैसे कि यहाँ पहला नंबर का प्रस्तुति कॉलम का आदर्श वाचन, आदर्श वाचनम और आदर्श छात्र अध्यापक गति इति पूर्वक कक्षोचित स्वरेण विरामादि चिन्हानुगुणम प्रभावोत्पादक रीत्या आदर्श वाचनम करिष्यति। आदर्श वाचन का ये होगा कि जो भी पढ़ा रहा है, जो भी छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका है, तो वो आदर्श वाचन करेगा। जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, तो गति अति पूर्वक मतलब आदर्श तरीके से वाचन करना आदर्श वाचन कहलाता है। आप द्रुत वाचन ना करें, जल्दी जल्दी ना बोलें, जल्दी जल्दी ना पढ़ाएं, आप आराम से स्लो ज़्यादा स्लो भी मत चलना। ठीक है, तो आदर्श वाचन करेंगे क्योंकि आप एक अध्यापक की भूमिका में वहाँ खड़े रहेंगे। आदर्श वाचन जब कर दिया तो हम बच्चों से कहेंगे कि आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, कभी मध्य से, कभी पीछे से, कभी पूर्व से। बच्चों को खड़ा किया और कहा कि आप अनुवाचन करो। अब यहाँ पर कई बार मैंने पाठ योजना में देखा है कि अनुवाचन और अनुकरण वाचन, अनुवाचन और अनुकरण वाचन में थोड़ा अंतर है। कहीं यहाँ पर गलती मत करना, अनुकरण वाचन इन दोनों में अंतर है। अनुवाचन में तो ये है कि मैंने बच्चे को खड़ा किया और बच्चा पढ़ रहा है, ये तो अनुवाचन हो गया। और अनुकरण वाचन ये होगा कि छात्रों के नेतृत्व में छात्रों द्वारा किया गया वाचन। ठीक है, यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लें। अनुवाचन तो ये हो गया कि एक शिक्षक है, एक छात्र अध्यापक है और फिर बच्चों से करवा रहा है, छात्रों से करवा रहा है, ये तो अनुवाचन। और अनुकरण वाचन में छात्रों के नेतृत्व में छात्रों के नेतृत्व में छात्रों द्वारा किया गया वाचन अनुकरण वाचन रहेगा। समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होना। आदर्श वाचन के बाद अनुवाचन या अनुकरण वाचन होता है। अनुवाचन में शिक्षक के नेतृत्व में छात्र करते हैं और अनुकरण वाचन में छात्रों के नेतृत्व में छात्र करते हैं। ठीक, तो आदर्श वाचन के बाद आप अनुवाचन करवा लोगे। ठीक, अनुवाचनम, अनुवाचनम और अनुवाचनम या अनुकरण वाचन आप करवा लें, अनुकरण वाचनम। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको जानना भी चाहिए। ये थोड़ा सा आपके आरपीएससी वगैरह में भी काम आता है। पूरा लेसन प्लान 3rd ग्रेड से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक बहुत काम का होता है। अब बच्चों से अनुवाचन या अनुकरण वाचन करवाया तो कुछ गलतियां भी करेंगे। अब जब बच्चे कुछ गलतियां करेंगे अनुवाचन या अनुकरण वाचन में, तो उनका आपको अशुद्धि संशोधन करना है। ठीक है, उच्चारण वर्तनी संबंधित जो भी अशुद्धि है, तो यहाँ तीसरा लिख ले त्रुटि संशोधनम, त्रुटि संशोधनम। त्रुटि संशोधन रहेगा या अशुद्धि वाचन, अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधनम। ठीक, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 4 पर आ जाएगा काठिन्य निवारणम, काठिन्य निवारणम, काठिन्य निवारण आ जाएगा। काठिन्य निवारण में आप ध्यान रखें, शब्द, अर्थ, शब्द, अर्थ और परिविधि। विधि मत लिख लेना, परिविधि ही लिखना, परिविधि ही और प्रयोग। ठीक है ना। शब्द का क्या अर्थ है, कौन सी विधि के माध्यम से आप अर्थ बताना चाहते हो, और प्रयोग करके भी बच्चों को बताना। कई सारी परिविधियां हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष विधि से दिखा रहे हो, रेखा चित्र से दिखा रहे हो, चित्र से दिखा रहे हो, मानचित्र से दिखा रहे हो, है ना, अभिनय करके दिखा रहे हो, विलोम से दिखा रहे हो, उपसर्ग के माध्यम से बता रहे हो, पर्यायवाची के माध्यम से बता रहे हो। शब्द का अर्थ तो ये ध्यान में रख लेना। काठिन्य निवारण गद्य शिक्षण का, गद्य पाठ योजना का सबसे कठिन कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा समय भी इसी में लगता है। काठिन्य निवारण हो गया। काठिन्य निवारण करने के बाद, काठिन्य निवारण का सीधा सीधा मतलब ये है कि बच्चों को जहाँ जहाँ कठिन शब्द लग रहे हैं, कठिनता का उसका निवारण करना है। जो शब्द कठिन है, उनके अर्थ कठिन है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तक के बच्चों को पता नहीं लगता कई शब्दों के अर्थ, तो आपको शब्द, अर्थ, परिविधि और प्रयोग के माध्यम से समझाना है। ठीक, अब अपना आता है अवबोध प्रश्न। ठीक है, नंबर 5 पे आप अवबोध प्रश्न कर लें। अवबोध प्रश्न, अवबोध प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो अवबोध प्रश्न करेगा। अवबोध प्रश्न सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं।
सरलता से पूछे जाएं और सरलता से बच्चे जवाब दे दें। वो अवबोध प्रश्न होते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ाया, जो समझाना चाहते हो, जो काठिन्य निवारण किया, जो त्रुटि संशोधन किया, बच्चे आपके कंटेंट से कितना थोड़ा सरलता से सीखते हैं, वो पूछा जाएगा। छात्र अध्यापक कथन कर लें। उसके बाद आप छठे नंबर पे क्या कर लें, छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथनम, छात्र अध्यापक कथन कर लें। छात्र अध्यापक कथनम में यह होगा कि जो आपका प्रकरण है 30-40 नंबर का प्रकरण है, तो उस प्रकरण को 8-10 लाइन में या 8 से 15 लाइन में समझा दें आप। छात्र अध्यापक कथन सारांश आ जाएगा विषय वस्तु का, प्रकरण का, आपका बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। जब बच्चे से छात्र अध्यापक कथन किया तो बच्चे समझ गए, तो आप अब थोड़ा कठिन स्तर रख सकते हैं प्रश्नों का। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आप कर लें बच्चों से, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि छात्र अध्यापक कथन के बाद मौन वाचन करवा ले तो सबसे बेस्ट है ना। मौन वाचन करवा लें तो सबसे बेस्ट है, ठीक। मौन वाचन में ये होगा कि छात्र अध्यापक कथन में आपने प्रकरण को समझा दिया, जो भी आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है, सारांश है, जो भी समझाना चाहते हो समझा दिया। अब बच्चों को आपने मौका दिया कि बच्चों मन ही मन तुम मौन वाचन करो, मन ही मन को विचार विश्लेषण करो, अपने विचारों का विश्लेषण करो, है ना। तो मन ही मन वो पढ़ेंगे, लेसन को समझ जाएंगे। तो आप फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करें, है ना। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, हाँ ठीक है ना। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कर लें और उसके मौन वाचन पहले कर लें। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में थोड़ा सा कठिनता का अनुभव बच्चों को हो, तो ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा बच्चों को जोर आए, है ना। तो ये आपका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया। अब अपना मूल्यांकन, यह प्रस्तुतिकरण खत्म होता है। अब मूल्यांकन प्रश्न कर लें। मूल्यांकन प्रश्न, हाँ आप मूल्यांकन प्रश्न कर लें या पुनरावृत्ति प्रश्न कर लें। मूल्यांकन प्रश्न में आप अवसद टाइप रख लें, वस्तुनिष्ठ रख लें, रिक्त स्थान वाले रखते हैं, लघुतरात्मक लिख लें, अति लघुतरात्मक रख दें। और फिर बच्चों को लास्ट में गृह कार्य दे दें, गृह कार्यम दे दें। वैसे आप फाइनल लेसन में क्या गृह कार्य दोगे, बाद में कौन चेक करेगा, है ना। और अध्यापक कथन में आप ध्यान रखें कि जो भी प्रतिकृति, जो भी मॉडल आप बना रहे हो, है ना, जो भी मॉडल आप बना रहे हो, जो भी प्रतिरूपम या प्रतिकृति जो भी आप बना रहे हो, वो छात्र अध्यापक कथन में आप बच्चों के सामने रखें और समझा दें, ठीक है। तो मैं अभी काठिन्य निवारण से संबंधित एक 10-15 मिनट का वीडियो और बना दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आप 18 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक। रेगुलर बच्चे तो पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगी नॉलेज, ठीक है। और मैं 10-15 मिनट का काठिन्य निवारण से संबंधित वीडियो अलग बना दूंगा कि काठिन्य निवारण किस तरीके से किया जाए, क्या परिविधियाँ रहेगी, क्या माध्यम रहेगा, किस तरीके से शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे, ठीक है ना। आपका दिन शुभ हो। और आपके मेन एग्ज़ाम हो ही चुके हैं और अब सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। बहुत जल्दी, दिवाली से पहले फाइनल लेसन रखना हमें अंदाज़ा तक नहीं था विश्वविद्यालय का। तो आपका मोस्ट वेलकम है 18 तारीख के दिन, और बिल्कुल याद करके आएँ आप कंटेंट को। और इसमें फर्स्ट चॉइस में चार्ट और मॉडल दोनों बना के लाएँ, है ना। मॉडल तो होना ही होना चाहिए। और जो सेकंड चॉइस है, सेकंड चॉइस में आप चार्ट बना लें और सेकंड चॉइस को ही पढ़ के आएँ, क्योंकि अगर रीटीच लग जाता है तो सेकंड चॉइस आप उसे पढ़वाई जाएगी, ठीक है। ये समझ गया होगा पूरा लेसन प्लान। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।